बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस तरह से है कि आप लोगों ने अभी तक असाइनमेंट कोई जमा नहीं कराई, तो आप लोगों के अब ये असाइनमेंट एक सबसे पहले ज़िम्मे है। असाइनमेंट में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन और साइक्लोन फ़्लो और हाइड्रोसाइक्लोन फ़्लो, इन तीनों के बारे में आप लोगों ने सर्च करना है और लिखना है। 3 टॉपिक्स आप लोगों के असाइनमेंट में शामिल हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन फ़्लो और हाइड्रोसाइक्लोन। इन तीनों को आपने, जिस तरह मैंने आप लोगों को टाइटल पेज वो सारा कुछ डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था, उसी पैटर्न पे आप लोगों ने लिखनी है असाइनमेंट हैंड रिटन। उसके बाद लिखने के बाद कोई डायग्राम वगैरह है तो वो बनानी है, पूरा उसके बारे में डिटेल, जहाँ से भी आपको इंटरनेट से मिलता है, जो बुक से मिलता है, जहाँ से मर्ज़ी आप लिखें, लेकिन मिनिमम 1 से 2 पेजेस होने चाहिए, से 1 से 2 पेजेस एक टॉपिक के होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। और लिखने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि कैम स्कैनर या किसी अच्छे जो है ना स्कैनर से आप लोगों ने फ़ोटो लेके मुझे पीडीएफ में सेंड करनी है। पीडीएफ का जो नाम होगा वो आप लोगों के रोल नंबर के ऊपर होगा, जिसका जो रोल नंबर है उसी के मुताबिक पीडीएफ का नाम दे के मुझे आप लोग सेंड करेंगे। ये सबमिशन की लास्ट डेट नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट मंडे तक आप जो है ना इसको कंप्लीट करें असाइनमेंट को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोआगुलेशन, फ्लाकुलेशन, सेडिमेंटेशन। कोआगुलेशन क्या होती है, फ्लाकुलेशन क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होती है, ये हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हम जो है ना डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड, especially blood, changing to a solid or semi solid state। मतलब क्या है, जो लिक्विड है उसको सॉलिड या सेमी सॉलिड में चेंज करने के अमल को कोआगुलेशन कहते हैं। या जो स्मॉल जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करके एक बड़ा पार्टिकल एक सॉलिड पार्टिकल में चेंज करने के अमल को कोआगुलेशन कहते हैं। अब बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि ये यूज़ किस लिए होता है। अगर पानी है या कोई और हमारे पास लिक्विड है, उसको हमने प्योरीफाई करना है। प्योरीफिकेशन का क्या मतलब है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना है। अब एक तरीका रिमूव का ये है कि सेडिमेंटेशन हो। सेडिमेंटेशन का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो पानी के अंदर नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं खुद ही, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब वो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाए, उसके बाद उनको नीचे से सेपरेट कर लें और वाटर को सेपरेट कर लें, वो प्योर हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको बैठने में, नीचे सतह पे बैठने में कई साल भी लग सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कोआगुलेशन करते हैं। कोआगुलेशन क्या है कि उन स्मॉल पार्टिकल्स को कंबाइन करके सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में या एक लार्ज शक्ल में लेके आते हैं। उनका साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ने की वजह से वो क्या होते हैं, जल्दी सेटल डाउन होते हैं। अब उनका जो हम इकट्ठा कंबाइन करते हैं उसके लिए कोई ना कोई यूज़, कोई केमिकल यूज़ होगा, ज़ाहिर सी बात है, वो खुद ब खुद तो इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। तो जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कोआगुलेंट। कोआगुलेंट। अब इसको रीड करते हैं। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ लिक्विड, स्पेशली ब्लड, ब्लड के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर अगर आपने रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उसके मुख्तलिफ प्लाज्मा वगैरह को स्टडी करना है तो ब्लड में से भी वो सेपरेट करके कोआगुलेशन के ज़रिए हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चेंजिंग टू अ सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट, उसको हम सॉलिड या सेमी सॉलिड में, जिस तरह अभी आपको बताएं। उसके बाद वो कहते हैं कोआगुलेंट केमिकल्स with charges positive, those of the suspended particle solids are added to water to neutralize the negative charge on non-settlable solids such as clay and color producing organic substances। अब वो कहता है कि जो कोआगुलेंट होते हैं उन पे, उन सस्पेंडेड जो हमारे सॉलिड्स हैं जिनको हमने फर्ज करें वाटर है, वाटर में कोई क्ले है, मिट्टी है, उसको हमने रिमूव कर रहे हैं। मिट्टी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम कोआगुलेंट यूज़ करेंगे पॉजिटिव चार्ज। हमेशा केमिकल वो यूज़ किए जाते हैं जिनका चार्ज जो है ना डिफरेंट हो बनिस्बत किसके, जो हमने सॉलिड पार्टिकल जिसको हमने रिमूव करना है उसकी निस्बत चार्ज जो है, हम कोआगुलेंट जो डालते हैं उनका चार्ज
डिफरेंट होना चाहिए। क्यों डिफरेंट होना चाहिए? वो क्या करता है, वाटर न्यूट्रलाइज कर देता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो नॉन सेटलेबल जो छोटे सॉलिड्स होते हैं उनको चार्ज उन पे ख़त्म हो जाता है। वंस चार्ज इज न्यूट्रलाइज, जब चार्ज ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, द स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ स्टिकिंग टुगेदर। अब देखिए ना, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं सब पे नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हम क्या करते हैं, कोआगुलेंट डालते हैं। कोआगुलेंट क्या करता है, उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उन पे चार्ज ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने से क्या होगा कि वो अब एक दूसरे से चिपक सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं। अगर एक जैसा चार्ज उन पे रहता तो वो ज़ाहिर सी बात है, एक ही चीज़ है, एक ही पार्टिकल है, उन पे एक जैसा चार्ज होगा। अगर वो चार्ज उन पे रहता तो वो क्या करते, एक दूसरे से स्टिक नहीं होते, चिपकते नहीं। चार्ज जब न्यूट्रलाइज हो गया, वो एक दूसरे से स्टिक होना शुरू हो गए। दीज slightly large particles are called microflocs and are not visible to the naked eye। अब जो होगा, जब चार्ज ख़त्म हो गया, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिक होके, एक दूसरे से जुड़ के थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसको आम आंख से नहीं देखा जा सकता और जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोफ्लॉक्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। माइक्रोफ्लॉक्स किसे कहते हैं? जब पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होने के बाद एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने के बाद थोड़ा सा एक लार्ज पार्ट, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा एक लार्ज पार्टिकल्स बना लेते हैं, तो उसको माइक्रोफ्लॉक्स कहते हैं, जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते। वाटर सराउंडिंग द न्यूली फॉर्म्ड माइक्रोफ्लॉक्स शुड बी क्लियर। पानी जो है ना, जो न्यूली फॉर्म माइक्रोफ्लॉक्स है, उसके इर्द गिर्द का पानी ज़ाहिर सी बात है क्लियर हो गया, जितनी भी उसके अंदर डस्ट थी वो इकट्ठे कंबाइन हो गई है। इफ़ नॉट, कोआगुलेशन एंड सम ऑफ द पार्टिकल्स चार्ज हैव नॉट बीन न्यूट्रलाइज्ड। आप देखेंगे कि अगर तो वो पानी क्लियर हो गया है कोआगुलेंट डालने के बाद, वेल एंड ओके है। अगर वो क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज नहीं हुए। मोर कोआगुलेंट केमिकल्स में बी नीडेड टू एडेड। हमें फिर चाहिए होगा कि हम थोड़े से और कोआगुलेंट जो केमिकल्स हैं वो डालें, ताकि वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए अगर कोई चार्ज किसी पार्टिकल्स पे रह गया है तो। ए हाई एनर्जी रैपिड मिक्स टू properly disperse coagulant and promote particle coagulation is needed to achieve good coagulation। वो कहता है कि अगर आप अच्छी कोआगुलेशन चाहते हैं तो आपको एक मिक्सर, एक एजिटेटर चाहिए होगा जो ताकि अच्छी तरह से मिक्स करता रहे कोआगुलेंट केमिकल्स को, और जो केमिकल्स हमने अलहदा करने हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स में से, उनको अच्छी तरह मिक्स करता रहे। ओवर मिक्सिंग डज नॉट इफेक्ट कोआगुलेशन। अगर ज़्यादा मिक्सिंग हो जाती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता कोआगुलेशन पे। बट इनसफिशिएंट मिक्सिंग विल लीव दिस स्टेप इनकम्प्लीट। अगर तो मिक्सिंग इनकम्प्लीट होती है, मिक्सिंग आप कम करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो जो हमारे कोआगुलेंट केमिकल्स होंगे वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। कॉन्टैक्ट टाइम इन द रैपिड मिक्स चैम्बर इज़ टिपिकली 1 to 3 मिनट्स। जो हमारा टाइम होगा कॉन्टैक्ट टाइम से क्या मुराद है, जो कोआगुलेंट्स हमने डाले हैं वो, और जो पहले से मौजूद लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर जो मिट्टी है, उनके दरमियान जो राब्ता हुआ है, जो हमने डालने के बाद जितना उनको टाइम दिया है, उसको क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट टाइम। 1 से 3 मिनट उनको चाहिए होंगे अच्छी तरह रिएक्ट करने के लिए। आप देखते हैं जी इसकी डायग्राम, यहाँ पे आप लोगों को 3 तरह की डायग्राम नज़र आ रही हैं, ठीक है। 2 है मैकेनिकल मिक्सिंग चैम्बर की, एक है इनलाइन मिक्सर। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देखें कोआगुलेंट फीड आप यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल मिक्सर लगा हुआ है जो कि मोटर ड्रिवन है। यहाँ से ये मोटर इस मिक्सर को घुमा रही है। फीड कोआगुलेंट हमने यहाँ पे डाला। अब ये जो लिक्विड है, ये फर्ज करें वाटर है जिसके अंदर मट्टी है, डस्ट है, उसके अंदर जब हमने कोआगुलेंट डाला है तो वो क्या करेगा, मिक्सर अच्छी तरह उस कोआगुलेंट को मिक्स करेगा। जो पार्टिकल्स होंगे वो न्यूट्रलाइज होंगे, न्यूट्रलाइज होने के बाद इकट्ठे स्टिक होके जो है ना अलहदा हो जाएंगे। सेम इस प्रोसीजर में भी इसी तरह से है। इसमें सिर्फ क्या है कि वो बता रहा है कि आप इस तरह का एजिटेटर या मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है ना रॉड लगा हुआ है, रॉड के इर्द गिर्द क्या लगे हुए हैं, मिक्सिंग ब्लेड्स। ये ब्लेड्स इस तरह घूमती रहती हैं और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। इसके बाद तीसरा है इनलाइन मिक्सर। इनलाइन मिक्सर में सेम वही प्रोसीजर है, कोआगुलेंट फीड यहाँ से एंटर होती है, यहाँ से
रिमूव होती है। और ये मिक्सर क्या कर रहा है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो है ना आगे भेज रहा है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स। इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स सच एज एल्यूमिनियम एंड आयरन साल्ट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जो इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स हैं उनमें एल्यूमिनियम और आयरन के जो साल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। When added to water, these highly charged ions to neutralize the suspended particles. जब ये पानी में ऐड किए जाते हैं तो ये हाईली चार्ज आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड्स दैट आर फॉर्म प्रोड्यूस शॉर्ट पॉलीमर चेन विच इनहेंस माइक्रोफ्लॉक फॉर्मेशन। अब जो है ना पॉलीमर जो बनते हैं शॉर्ट पॉलीमर चेन्स, वो माइक्रोफ्लॉक फॉर्मेशन, माइक्रोफ्लॉक आपको भी पता है, जो न्यूट्रलाइज होने के बाद स्लाइटली लार्ज पार्टिकल्स बनते हैं उनको माइक्रोफ्लॉक कहते हैं। तो ये क्या करता है कि इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट पॉलीमर चेन्स। पॉलीमर चेन, पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर, एक यूनिट को बार बार रिपीट करके पॉलीमर बनता है। ठीक है, उसको जो है ना इन्हेंस करके माइक्रोफ्लॉक बनते हैं। इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स यूजुअली ऑफर द लोएस्ट प्राइस पर पाउंड। इनकी जो है ना सस्ते होते हैं, चीप हैं इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स बनिस्बत ऑर्गेनिक के। आर वाइडली अवेलेबल, और हर जगह पे आसानी से मिल जाते हैं। एंड व्हेन प्रॉपरली अप्लाइड आर इफेक्टिव इन रिमूविंग मोस्ट सस्पेंडेड सॉलिड्स। और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना सॉलिड्स को रिमूव कर देते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है। दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक परक्यूसर्स विच मे कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट्स। इनमें से कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स भी हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रिक्यूसर्स को रिमूव कर देते हैं विद क्लोरीन टू फॉर्म डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट्स। डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट्स जो है इनमें नहीं बनने पाते। अच्छा जी, नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक which can also entrap bacteria as they settle. इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स जो हैं वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक को बनाते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? वही जो स्लाइटली लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो इकट्ठे होके बने हैं। विच कैन आल्सो entrap बैक्टीरिया as they settle. अब जो बैक्टीरिया होता है पानी में या कोई और इस तरह की चीज़ है, तो वो क्या करते हैं, वो भी उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाता है बैक्टीरिया भी। Inorganic coagulants may alter the pH of the water since they consume alkalinity. क्योंकि ये इनऑर्गेनिक बेसिक होते हैं या अल्कलाइन होते हैं, तो इस वजह से pH जो है ना वाटर की वो भी चेंज कर देते हैं। When applied in a lime soda ash softening process, aluminium मतलब and iron salts generate demand for lime and soda ash. अब अगर इनको अप्लाई किया जाता है तो ये क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग प्रोसेस में अगर इनको, सॉफ्टनिंग का क्या मतलब है, इन हार्डनेस को रिमूव करना, पानी में से जो है ना पार्टिकल्स को रिमूव करना जो पानी के लिए नुकसानदेह हैं, उनको रिमूव करने के अमल को सॉफ्टनिंग कहते हैं। अब वो कहता है कि एल्यूमिनियम और आयरन के साल्ट्स जनरेट करते हैं, वो चाहते हैं कि अब उन्हें लाइम और सोडा ऐश भी रिक्वायर होता है, लाइम और सोडा ऐश भी हमें देना पड़ता है। इस वजह से they also require corrosion resistant storage and feed equipment. अब उनको हमने स्टोर भी तो करना है, कहीं स्टोर करने के लिए कोरोजन रेजिस्टेंस, जहाँ पे कोरोजन ना हो ऐसी जगह पे हमें उन्हें स्टोर करना पड़ता है। और फीड इक्विपमेंट भी उन्हें हम देते हैं, ज़ाहिर सी बात उसमें कोई फीड भी तो देनी पड़ेगी जहाँ से वो एंटर होंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेटल्ड फ्लॉक मस्ट बी डिस्पोज्ड इन एन इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल मैनर। अब सबसे जो बड़ा मसला होता है उनकी डिस्पोज का होता है, उनको कहाँ पे फेंके, ऐसे हम ग्राउंड में तो नहीं फेंक सकते, उनकी डिस्पोज का बड़ा मसला होता है। एल्यूमिनियम फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड लोअर द अल्कलिनिटी एंड पीएच रिएक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एल्यूमिनियम और फेरिक सल्फेट फेरिक क्लोराइड जो हैं वो जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब आप लोगों को पढ़ा होगा पहले भी, तो वो क्या करते हैं, इसको लोअर कर देते हैं। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही कोआगुलेंट का सेक्शन, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे
इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।